रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। आज भी वो रात का समय मुझे अंदर से हर वक्त डराता रहता है। मैं बस इतना सोचता हूँ कि काश उस दिन मैं अपनी गाड़ी से नहीं उतरा होता। उस घटना का मेरे जीवन पर अगले काफ़ी समय के लिए बहुत बड़ा असर पड़ा। इस घटना को सोचकर भी मेरा दिल दहलने लगता है कि किस तरह मौत को इतने करीब देखने के बाद मैं वापस लौट पाया हूँ। अभी मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी खौफनाक हादसा किसी के साथ ना घटे। हमारी खेती का व्यवसाय था। एक दिन काम करते करते मुझे याद आया कि हमारे खनिज पदार्थ खत्म हो गए हैं। इन्हें लेने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। तो मैंने परसों का दिन सही समझा। परसों मैं सवेरे सवेरे खनिज को लेने के लिए निकल पड़ा और मैंने सोचा कि दोपहर तक लौट भी आऊँगा। शहर जाते समय मुझे एक अजीब सी बात लगी। जब मैं शहर जा रहा था तभी रास्ते में मैंने एक किसान को देखा जो अपने 2 बैलों को लेकर खेती कर रहा था। उस समय दोपहर होने वाली थी। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें कौन सी अजीब सी बात है। अजीब बात यह थी कि वह किसान जहाँ पर खेती कर रहा था वह बंजर जमीन थी और मेरे ख्याल से उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था जिसे यह बात मालूम ना हो। मैं इसी सोच में पड़ गया कि ये कौन आदमी है जो बंजर जमीन पर खेती कर रहा है। देखकर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं यहाँ के लगभग सारे जमींदार और किसानों को जानता था, पर इस आदमी को मैंने पहली बार ही देखा था और जिस तरह से वो तेजी से बैलों को चला रहा था वह भी बहुत अजीब लग रहा था। वो कुछ बड़बड़ाते हुए खेती कर रहा था। मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं और आगे की तरफ बढ़ता चला गया, पर जैसे ही मेरे मन में कुछ ख्याल आया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वह आदमी मेरी तरफ देख रहा है। मुझे उसका चेहरा तो ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा था, पर इतना मालूम पड़ रहा था कि वह यहीं देख रहा है। और यह थोड़ी सी अजीब बात थी क्योंकि उसके देखने का नज़रिया और जिस तरह से वह खड़े होकर मेरी तरफ देख रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे पर गुस्सा है। मैंने तभी अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं शहर पहुंचा और अपने साथ में सारे सामान लेकर मैं आने ही लगा था कि रास्ते में 2 दोस्त मिल गए। उससे बातें करते करते मुझे समय का अंदाजा ही नहीं रहा और तब तक शाम भी हो चुकी थी। अब घर जाते जाते तो आराम से रात हो ही जाती। घर जाने में भी लगभग 5 घंटे का सफ़र बाकी था। फिर भी मैं जल्दी से अपने टेम्पो को लेकर तेज़ी से रास्ते पर बढ़ने लगा, पर जैसे मैं थोड़ी दूर पर गया था अचानक से मेरे टायर पंचर हो गए। पहले तो कुछ समय तक मेरी गाड़ी हिलते हिलते बस किसी तरह चल रही थी, पर तभी गाड़ी की गति अपने आप ही धीमी पड़ गई, जिससे मुझे पता चला कि टायर में कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने उतर कर देखा तो टायर में पंचर हुआ पड़ा था और वह भी काफ़ी नुकीली चीज़ से। मैंने साइड में टेम्पो को एक गैरेज पर रोका। अपनी टेम्पो को रोककर मैं टायर बनवाने लगा। टायर बनने में काफ़ी समय लग गया था। मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा और जब मैंने टाइम को देखा तो काफ़ी लेट हो गया था। तभी मैंने जल्दी से अपना टेम्पो निकाला और गैरेज वाले को पैसे देकर जा ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त मनोज मुझे आवाज़ लगा रहा था। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और वह भागते मेरे टेम्पो के इधर आया और फिर उसने कहा, भाई मुझे भी घर तक लिफ्ट दे दे। अब काफ़ी रात हो गई थी, लगभग 9:30 बजे के करीब। मैं भी उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने टेम्पो में बिठा लिया। फिर से अब हम घर की तरफ निकल पड़े थे और मुझे सवेरे की वही बात अभी याद आने लगी थी। तभी उसी खेत से हम गुजरने वाले थे और दूर से ही मैंने उस खेत को देख लिया था। अभी भी वह आदमी अपने 2 बैलों के साथ उस बंजर खेती को जोतता जा रहा था। इस समय लगभग 12:30 बज रहे थे। रात के इतने अंधेरे में जहाँ पेड़ पौधे भी ढंग से दिखाई ना दे, उस समय यह आदमी अपने 2 बैलों के साथ एक बंजर जमीन पर क्या कर रहा है। मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो वह आदमी खेत के चारों तरफ घूमता जा रहा था। मैंने जैसे उस आदमी की तरफ देखा तो एकाएक मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए, कैसा पागल आदमी है, इतनी रात को खेती कर रहा है, वो भी बंजर जमीन पर ना जाने शायद यह बात उस आदमी ने भी सुन ली, क्योंकि जैसे मैंने ये वाक्य बोला वह आदमी वहीं रुक गया। बाद में वो अपनी जगह पर रुककर मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। वह आदमी देखते हुए अपने दोनों पैरों के साथ मेरी तरफ बढ़ने लगा।
मुझे इतनी साफ सफाई से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर किसी तरह उस काली अंधेरी रात में भी मुझे हल्का हल्का उस आदमी और उसके बैलों का काम मेरी तरफ बढ़ने का अंदाजा हो रहा था। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ 15 से 16 साल का था। डर के मारे मैंने अपने टेम्पो को एकदम तेज़ी से भगाया और जल्दी से यह रास्ता पार करने की मैं कोशिश करने लगा। असल में यह रास्ता 2 किनारों पर जाकर ख़त्म होता था। उन 2 किनारों से अंदर आते ही यह खेत दिखने लगता था। मैंने तेज़ी से अपने टेम्पो को खेत से बाहर ले जाने की कोशिश की, तभी मेरा ध्यान फिर से उसी आदमी पर गया और मैंने देखा कि वह आदमी अब वहाँ पर नहीं है। वह एक ही क्षण में मेरे सामने से गायब हो गया। और हैरान की बात तो ये थी कि वहाँ पर 2 बैल भी नहीं थे। अभी यह देखकर तो मैं वहाँ पर एक पल रुकने वाला नहीं था। मैंने गाड़ी की गति और भी तेज कर दी और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की सोची। तभी जैसे मैं पहले रास्ते के मुहाने तक पहुँचा, मुझे सामने वही बैल दिखाई पड़े। मुझे इतना अच्छे से तो याद नहीं, पर ये वही लग रहे थे, पर वह अकेला ही था। उसके साथ वाला दूसरा बैल वहाँ पर नहीं था। तभी मैंने देखा वो बैल रास्ता घेर कर खड़ा है और मुझे आगे नहीं जाने दे रहा। वो बैल सीधा सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। उस बैल में इतनी क्षमता थी कि अगर वह मेरे टेम्पो को कहीं से भी मारता तो टेम्पो अपनी जगह से खिसक जाता या फिर वो पलट सकती थी। उससे डरकर मैं तेज़ी से पीछे जाने लगा, पर तभी मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि दूसरा बैल जो मैंने खेत में देखा था वह भी पीछे की तरफ से आ रहा है। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि धीरे धीरे दोनों बैल मेरे आगे पीछे आ रहे थे। मैं ये देखकर इस सोच में पड़ गया था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिलहाल रात के 1 बज रहे थे और मैं किस मुसीबत में फंस गया था। तभी मैंने देखा कि आगे वाली जगह से सामने की तरफ से वह आदमी चलकर मेरी तरफ आ रहा है। उस समय पहली बार मैंने उस आदमी का चेहरा देखा, जो कि सच में बहुत अजीब था। पर पता नहीं उसके चेहरे में देखने के कारण अचानक से एकाएक तो मुझे नींद आने लगी और उसी क्षण मेरी आंख लग गई और मैं वहाँ पर सो गया। मैंने सपने में देखा कि मेरे दोस्त मनोज को वह आदमी अपने बैलों से घसीट के मार रहा है। वह आदमी एक तरह से उन बैलों को कंट्रोल कर रहा था, पर वह बैल उठा उठाकर मनोज को पटक के मार रहे थे। यह देखने में बहुत ही दर्दनाक था। कुछ क्षणों में मनोज के शरीर के लगभग 2 टुकड़े हो गए थे। वहाँ पर मैंने देखा कि मैं अपने टेम्पो में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और जैसे मेरी नज़र उस आदमी की तरफ गई तो उस आदमी ने अपनी मुंडी मेरी तरफ घुमा ली और वहाँ पर उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। उसके चेहरे पर अनेकों खरोंच के निशान थे। उसके शरीर के काफ़ी अंगों से पानी के जैसा खून बह रहा था। वो किसी गुस्सेल आदमी की तरह मेरी तरफ गुस्से से देखे जा रहा था। तभी उस आदमी ने एक अपना हाथ बढ़ाया और मेरा गला पकड़ लिया और अपने पूरे बल से उसे दबाने लगा। तभी मेरी अचानक से आंख खुल गई और सांस फूलते हुए मैं अपनी सीट से उठ गया और फिर मैंने अपने बाजू वाली सीट पर अपने दोस्त को देखा, जो वहाँ पर था ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि संभव था कि जो मैंने सपने में देखा वो सच हो। डरकर मैं आगे पीछे अपने टेम्पो में देखने लगा कि शायद मनोज वहाँ पर हो, पर मनोज वहाँ पर नहीं था। और अब मैंने पूरी तरह से यह बात सच मान ली कि उसी आदमी ने सच में मनोज को मार दिया होगा। मैंने अपने टेम्पो के आगे पीछे देखा तो बैल और वह अजीब सा आदमी, जो कि शायद प्रेत था, वहाँ पर नहीं थे। अभी लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। तभी मेरी दाईं तरफ से मुझे मनोज की आवाज़ आई। तभी मैंने देखा मनोज दूर उसी खेत में मुझे बुला रहा है और वो बहुत ही खुश है। वह चिल्लाते हुए कह रहा था, इधर आ, मुझे यहाँ पर बहुत सारा पैसा गिरा मिला है। मनोज मुझे बार बार बुलाता जा रहा था, पर अभी तक जो मेरे साथ हुआ वह सब देखकर भी नीचे आना बेवकूफ़ी से कम नहीं था। तभी मनोज ने कहा, अरे वह आदमी और दोनों बैल चले गए मेरी ही जान बचा के। तभी मनोज ने कहा, अरे वह आदमी और दोनों बैल चले गए हैं, वो लोग मेरे ही जान पहचान के थे, तुम इधर तो आओ। तभी ना जाने मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे टेम्पो से उतर जाना चाहिए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे टेम्पो से उतर गया तो मनोज को अपनी तरफ बुलाने लगा, पर मनोज फिर भी मुझे उस खेत में बुला रहा था और मैं चलते उस खेत में चला भी गया। जैसे जैसे मैं मनोज की तरफ बढ़ रहा था, उसकी आवाज़ में मुझे उत्तेजना नजर आने लगी। वो और तेजी से और जोरों से मुझे आने को बोल रहा था।
तभी जैसे मैं मनोज के करीब पहुंचा तो उसने कहा, वह देख, मैंने तेरे लिए कुछ रखा है, बहुत ही कीमती चीज़ है। मैंने कहा, ये सब छोड़, जल्दी चले यहाँ से, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। उसने कहा, अरे सामने उधर गड्ढे में वह चीज़ पड़ी हुई है, एक बार देख तो ले। फिर मैंने सामने की तरफ देखा तो सामने की तरफ एक बड़ा सा गड्ढा था। मनोज मुझे बार बार वहां जाकर देखने को कह रहा था। आखिर मैं थक हार कर मैं वहां जाकर उस गड्ढे में देखा तो उस गड्ढे में मुझे जो दिखा उससे मेरा दिल दहल गया। मैंने देखा मनोज का शव 2 टुकड़ों में कटा हुआ, जैसे हूबहू मैंने सपने में देखा था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। यह देखकर मैं बुरी तरह से कांप उठा और डर से पीछे की तरफ गिर पड़ा। पीछे की तरफ गिरते ही मेरी नज़र मेरे बाजू में खड़े मनोज पर पड़ी, जो कि अब उसी आदमी के पिशाच में तब्दील हो चुका था। वह बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे मैंने अपने सपने में देखा था, और ये हूबहू मनोज की ही लाश थी जैसे मैंने सपने में मनोज को देखा था। वह पिशाच गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था और उसने सीधे आकर मेरा गला पकड़ लिया। उसने जैसे ही मेरा गला पकड़ा तो मेरी सांसें कम होने लगी। सांस ना मिलने के कारण मैं तड़पने लगा, लेकिन मेरे मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब मुझे सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था कि मैं भागकर किसी तरह अपने टेम्पो में चला जाऊं, क्योंकि अभी तक वह प्रेत टेम्पो में नहीं आया था। वो पिशाच मेरा गला दबाता ही जा रहा था, जिससे धीरे धीरे मैं बेहोशी की हालत में जा रहा था। तभी उस प्रेत ने मुझे छोड़ दिया और मैं ज़मीन पर जोरों से नीचे गिर पड़ा। ज़मीन पर गिरते ही मेरी पीठ पर बहुत जोर की चोट लग गई, जो पीछे रखे बड़े से पत्थर के कारण हुई थी। मुझे उस क्षण के लिए लगा कि शायद अब मेरी जान बच गई है, पर ऐसा नहीं था। तभी मैंने देखा वह दोनों बैल अब दाएं बाएं ओर से मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और उनकी गति बहुत तेज थी। अगर मैं कुछ क्षण उधर रुक जाता तो एक ही पल में उनका सींग मेरी छाती के आर पार हो जाता। मैं अपनी जगह से किसी तरह से उठा और बहुत तेजी से भागने लगा। मैंने देखा वह बैल भी मेरे पीछे ही भाग रहे हैं। तभी मैं जाकर झाड़ियों में घुस गया और वहां से भागने लगा। वहां से अब बस कुछ ही दूरी पर मुझे मेरा टेम्पो भी दिखाई दे रहा था। मुझे किसी भी तरह बस वहां पहुंचना था। मैं फिर से खेत में जाकर अपने टेम्पो की तरफ भागने लगा, लेकिन भागते हुए अचानक से मेरा पैर एक पौधे में अटक गया, जिससे बहुत ही तेजी से मैं वहीं गिर पड़ा। वहीं गिरते ही जब मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वह दोनों बैल अभी मेरे पीछे भागते आ रहे हैं। वह दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे कोई राक्षस काले सींग लपेटे मुझे मारने आ रहा है, और अब मैंने भी मान लिया था कि मेरा बचना नामुमकिन है। तभी मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे कौन है वहाँ पर? मैंने अपनी सब्जियाँ बोई हैं वहाँ पर। जब मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी चिल्लाते हुए मेरी तरफ आ रहा था। उस आदमी को आता देख मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और मैंने देखा कि वह दोनों बैल भी एक क्षण में गायब हो गए। उस आदमी ने मेरी हालत देखी और बड़े ही हैरानी के ढंग में उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर मैंने अपनी पूरी बात उस आदमी को बताई, जिस पर मुझे पता चला जिस खेत पर मैं अभी था वह उसी का खेत था। उस आदमी ने बताया, मुझे भी कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि उस बंजर खेत पर कोई खेती कर रहा है। उस आदमी ने मुझे उस किसान की कहानी बताई। उसने बताया कि काफ़ी समय पहले वह भी मेरे साथ ही खेती किया करता था और हमारी ठीक ठाक फसल भी हुआ करती थी। तभी उसने सोचा एक और नई ज़मीन लेकर उस पर किसी दूसरी चीज़ की खेती की जाए, पर इसमें पैसे सबसे बड़ी समस्या बन रही थी। वह लोन लेने के लिए सोच रहा था, पर उसे कौन बैंक लोन देता। उसी समय एक आदमी आया जिसने पैसों को 1.5 गुना करने का वादा किया और वो पैसे ले गया। वो आदमी खुद को बैंक से बता रहा था। उस आदमी ने उस पर भरोसा कर लिया, पर वो आदमी कभी नहीं लौटा, जिस पर किसान के जो बचे हुए पैसे थे उससे वह खाद खरीदकर फसल में डालने वाला था। खेत में खाद न डालने के कारण उसका सारा फसल खराब हो गया। उसके ऊपर कर्ज बढ़ने लगा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करेगा। और एक दिन जब मैं सवेरे सवेरे उठा तो मैंने देखा कि उस किसान के खेत में बड़ा सा गड्ढा हुआ पड़ा है। मैं भागकर उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसने अपना हाथ काटकर आत्महत्या कर ली है और उसकी लाश वहीं रखी है। और उस दिन के बाद से ऐसी घटना यहाँ पर आम हो गई। यह ज़मीन भी बंजर नहीं थी, पर पता नहीं किसके श्राप से बंजर हो गई। दोस्तों, वह किसान ज़्यादातर नए लोगों को अपना शिकार बनाता है, और कितनी भी बुरी हालत हो पर किसी को अपने वाहन से उतरकर उसके खेत में नहीं जाना चाहिए।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।